हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रॉन फिजिक्स क्लासेस। आज का जो हमारा आर्टिकल है दैट्स इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इज इट अ फिजिकल क्वांटिटी? तो यूजुअली हम यही बोलते हैं दैट वी आर डीलिंग विद द फिजिकल क्वांटिटीज वन और अनदर क्वांटिटी एवरी डे, बट what I am going to discuss today is not a quantity. So what is it then? What is it? It's supposed to be a property. What did I say? It's a property. Which kind of property? I say an inherent property. Repeating myself. It's an inherent property. Now what do I mean by the inherent property? Inherent का मतलब होता है जो कि हमारे अंदर पहले से है, बाहर से नहीं डाल रहे, अंदर से है, पहले से है। जैसे हमें गुस्सा आता है तो अपनी हरकतों की वजह से आता है। दिस इज समथिंग विच वी हैव इनसाइड अस। क्यों आ रही है हमारे अंदर? क्यों है? कोई भगवान ने हमें मास दिया है। क्या है हमारे पास? मास है। उस मास की वजह से, कौन सा मास? क्या मास भी तरीकों के होते हैं? यस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मासेस। विच टू काइंड्स ऑफ मासेस? सो फर्स्ट काइंड ऑफ द मास इज नोन एज एन इनर्शियल मास। कौन सा मास है? इनर्शियल मास। तो फिर सेकेंड मास कौन सा होता है? सर हमने तो मास एक ही सुना हुआ था। द सेकेंड काइंड ऑफ द मास इज डिफाइंड एज अ ग्रेविटेशन मास। तो क्या सर ये दोनों मासेस अलग अलग होते हैं? पहले ऐसा माना जाता था कि दोनों अलग अलग हैं। पुराने जमाने में माना जाता था कि दोनों मासेस अलग हैं, लेकिन फिर बाद में एक्सपेरिमेंट्स हुए, मेजरमेंट्स हुई और एक्यूरेट मेजरमेंट्स हुई, फिर समझ में आया एक्चुअली में दोनों मास सेम होते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करा, किस तरीके से मेजर करा, उस तरीके पे निर्भर है कि उस मेजर्ड मास को आप इनर्शियल बोलेंगे या ग्रेविटेशन बोलेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपने एक पर्टिकुलर मास को तराजू में मेजर करा। कैसे करोगे? तराजू है आपके पास, एक तरफ आपने अननोन मास को रखा, दूसरी तरफ आपने स्टैंडर्ड मासेस को डालना शुरू करा। फिर वो बीच के पॉइंटर को देखा। जब बीच का पॉइंटर 0 मार्क करेगा तो आप बोलेंगे बैलेंस हो गया, और जितना लेफ्ट पैन में मास है उतना ही राइट पैन में होगा। तो लेफ्ट पैन में जितना मास है वो आपको पहले से पता था, तो राइट पैन में अननोन मास की वैल्यू आपको पता चल गई। इस तरीके से अगर आप मास की वैल्यू को मेजर करके बताते हैं, उस मास को हम ग्रेविटेशन मास बोलते हैं। क्योंकि ये क्यों मेजर हो पाया? इसलिए मेजर हो पाया क्योंकि ये जो तराजू का प्रिंसिपल है दैट्स गाइडेड ऑन द ग्रेविटी। दोनों साइड पे ग्रेविटी फोर्स लग रही थी। जब इधर वाली ग्रेविटी फोर्स और इधर वाली ग्रेविटी फोर्स बराबर हो गई तो तब वह तराजू बैलेंस हो गया, और तब आपके मासेस जो है वो बराबर हो गए। तो इस तरीके से, किस तरीके से? जब आपने मेजरमेंट पे स्टैटिक बिहेवियर शो करा, मतलब जिस समय आपने ये बोला कि लेफ्ट साइड वाला मास राइट साइड वाले मास के बराबर है, उस समय जो तराजू था वो रेस्ट पे था। सो इफ योर मेजरमेंट ऑफ द मास इज कमिंग फ्रॉम द आइडिया ऑफ द ग्रेविटी एंड विच इज बेस्ड अपॉन द बिहेवियर ऑफ द स्टैटिक मेजरमेंट, तब हम उस तरीके के मास के मेजरमेंट को बोलते हैं ग्रेविटेशन मास। सो ग्रेविटेशन मास बेसिकली कम्स फ्रॉम द स्टैटिक मेजरमेंट। आपने फाइनली मासेस को क्या कर दिया? स्टैटिक कर दिया। और फिर फोर्स को चेक करा, कितनी फोर्स है? F=mg। सो उस मास की वैल्यू कैसे लिख सकते हो? F/g, स्टैटिक बिहेवियर पे। तो उस पर्टिकुलर मास को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन मास। m के नीचे सबस्क्रिप्ट लगा देता हूं, स्मॉल g। सबस्क्रिप्ट लगाया, m को g से मल्टीप्लाई नहीं करा है। दैट्स द मास ड्यू टू ग्रेविटेशन बिहेवियर। सेकेंड मास क्या होता है? सेकेंड मास इस प्रकार है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपने इसको यहां पे टेबल पे रखा हुआ है, और फिर आपसे देखा नहीं गया कि आराम से बैठा हुआ है, कि वो रेस्ट पर है। तो आपने क्या करा? आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दी, और फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ? ये एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा मतलब अपने स्टेट को चेंज करेगा। स्टेट मतलब द स्टेट ऑफ रेस्ट चेंजेस इनटू स्टेट ऑफ मोशन। पहले ऑब्जेक्ट मजे से रेस्ट पे था, आपने फोर्स लगाई तब वो मोशन में आ गया, इट इज ब्रॉट इनटू मोशन। फिर आपने न्यूटन सेकेंड लॉ लिखा, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज F=m×a। अब आपने क्या करा? आपने फोर्स को नाप लिया जितनी आपने लगाई थी, और इस ऑब्जेक्ट की जितनी एक्सेलरेशन आई आपने उसको नाप लिया आपने। सो देन द मास इज सपोज टू बी इक्वल टू F/a। फोर्स मेजर्ड है, एक्सेलरेशन मेजर्ड है, तो आपने मास को इनडायरेक्टली मेजर कर लिया। कैसे करा आपने?
जब आपने उस मास में मोशन प्रोड्यूस करा, रेस्ट से मोशन प्रोड्यूस करा। जब हम ग्रेविटेशन मास की बात कर रहे थे तब हमने क्या करा था, दोनों मासेस को स्टेशनरी करा था। इट वॉज अ स्टैटिक मोड ऑफ मेजरमेंट। लेकिन अगर आप डेलिबरेटली मास में मोशन को प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके मास को मेजर करते हैं, तब उस तरीके के मेजरमेंट को हम बोलते हैं डायनामिक मेजरमेंट। क्या बोला मैंने? द डायनामिक मेजरमेंट। मतलब आपने उसके अंदर मोशन को प्रोड्यूस करा, आपने उसमें एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करा। और इस मोड में जब आप मास को मेजर करते हैं तो उसको हम डिफाइन करते हैं इनर्शियल मास। रीजन क्योंकि आपने उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में कन्वर्ट करा। इन शॉर्ट, हमने उसके इनर्शिया को बदल दिया। जब वो स्टेट ऑफ रेस्ट में था तो उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट बिहेव कर रहा था, and when it is brought into motion, so now it will have a new kind of inertia, that is the inertia of the motion. So we got the point कि दोनों तरीके के मासेस बेसिकली सेम है। पहले वाले ग्रेविटेशन मास है, ये वाला इनर्शियल मास है। एम आई लिख देता हूं, एम आई का फोन नहीं है, एम सबस्क्रिप्ट आई है। और हमने अभी इस बात को जाहिर करा है, बताया है आपको कि ये दोनों मासेस सेम होते हैं, बट मोड ऑफ मेजरमेंट फर्क होता है। हमने अभी फिलहाल आज के आर्टिकल में इस मास को स्टडी करना है। किस मास को? इनर्शियल मास को, ग्रेविटेशन मास को नहीं। वो ग्रेविटी के चैप्टर में स्टडी होगा। दोनों बातें तकरीबन न्यूटन सर ने समझाई हैं, पर न्यूटन सर ने तो दोनों बातें करी हैं। एक तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी करे हैं जो हमें समझाए हैं, और दूसरे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हमें दिए हैं। तो ग्रेविटेशन मास वहां से आ जाएंगे, वहां पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए हमने इस नाम के ऊपर ध्यान दिया, इनर्शियल मास। इनर्शियल मास से ही बनती है ये प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? ओह, द इनर्शिया, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। अंदर से। क्यों? क्योंकि उसके पास मास है। कौन सा वाला? इनर्शियल मास। सो द इनहेरेंट प्रॉपर्टी इज बेस्ड अपॉन द इनर्शियल मास। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम आगे जाके न्यूटन फर्स्ट लॉ को डिफाइन करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी खुद क्यों डिफाइंड है वो हमने समझा दिया। दैट्स बिकॉज ऑफ द इनर्शियल मास। किसी में मास कम है, किसी में ज्यादा है। तो जिसमें वो मास कम है मतलब उसका इनर्शिया कम है, जिसमें वो मास ज्यादा है मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब भाई उसको डिस्टर्ब करना डिफिकल्ट होगा। अगर एक ट्रक है रेस्ट पर है, तो उसको मोशन में लाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है। पर जैसे ये छोटा सा पेन है, इसको मोशन में लाना बहुत आसान है। क्यों? मास कम है। ट्रक इतनी आसानी से मोशन में नहीं आएगा। अच्छा, मान लो कि ट्रक चल रहा है, इट्स मूविंग, तो भैया आपको उसको रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसका दूसरा इनर्शिया काम करे, इनर्शिया ऑफ द मोशन। आदत पड़ गई उसको मोशन की, अब वो अपने स्टेट को बदलना नहीं चाहता है। तो कुछ तो है अंदर जो उसके उस स्टेट को कायम रखने में उसकी मदद कर रहा है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। अब ट्रक मजे से चल रहा है, भारी है, इनर्शिया है उसके पास अच्छा खासा, सीधे चल रहा था नेशनल हाईवे पे। अब आपको लेफ्ट लेना है, आपका डेस्टिनेशन लेफ्ट को है। अरे बड़ी मुश्किल होगी। अब आपको स्टीयरिंग घुमानी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल होती है स्टीयरिंग घुमानी। ट्रक की, गाड़ी की नहीं, साइकिल की नहीं। साइकिल की सबसे आसान है, गाड़ी की थोड़ी मुश्किल होगी, ट्रक की बेहद मुश्किल, आपके बस की नहीं होनी है, आपको प्रैक्टिस है नहीं। क्यों? इनर्शिया ज्यादा है। साइकिल का इनर्शिया कम है, मास कम है, आराम से घूम जाएगी, आराम से मैन्यूवर हो जाएगी। तो छोटा बच्चा 3 साल का 4 साल का भी साइकिल चलाना सीख सकता है, ट्रक चलाना नहीं सीख सकता। विल नॉट बी एबल टू हैंडल बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द इनर्शिया। इनहेरेंट है, अंदर से है, ट्रक के पास पहले से है, आपने नहीं दी है। बात समझ में आ रही है? इनर्शिया। सो जैसे मैंने बोला, इट्स एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी एंड इट एक्सप्लेन्स द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज और रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट। चाहे वो रेस्ट पर है, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब चाहे अपने डायरेक्शन को मेंटेन कर रहा है, चाहे अपनी स्पीड को मेंटेन कर रहा है, तो वो अपने उस स्टेट को बदलना नहीं चाहेगा। इस आइडिया को हम इनर्शिया बोलते हैं। 3 तरीके के हैं, डिस्कस हो गया हमारे से शॉर्ट में। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। व्हाट इफ आई आस्क यू in this particular animation, what you are able to see? Is it exhibiting the inertia of the rest or inertia of the motion?
So you can see some of the balls are exhibiting the inertia of the rest. It's a cradle of masses. क्या बोलते हैं इसको? Cradle of masses. And some of them are exhibiting the inertia of the motion. Right? So they have the masses, so they are able to exhibit it. Let me talk in detail, little bit of detail. And the reason why I'm studying this is, उसको मैं पहले समझा दूँ. The reason I'm studying this is because I wish to explain to you the first law of motion. And the first law of the motion is based upon inertia. So I'm bound to study inertia. And the article itself is a very nice article. ये क्वांटिटी नहीं है. क्वांटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, पर ये किसी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है. वो क्वांटिटी फोर्स है. फोर्स इनडायरेक्टली इनर्शिया पे डिपेंड करता है, पर प्रॉब्लम क्या है कि इनर्शिया मेजर नहीं कर सकते, फोर्स मेजर कर सकते हैं. सो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ा हुआ है आपने पहले के जमाने में, 9th स्टैंडर्ड में. लास्ट लेक्चर में भी हमने इसके ऊपर थोड़ी सी झलक डाली थी. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इट इज बेसिकली डिफाइंड एज एन इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको इनएबिलिटी माने या एबिलिटी माने. मतलब हम चाहते हैं कि अपने आप कोई चीज मोशन में आ जाए, आ ही नहीं सकती, तो हम बोलेंगे इनएबिलिटी है. हमें क्यों मेहनत करनी पड़े, अपने आप मोशन में आ जाती. पर ऐसा होता नहीं है. So it's an inability of an object or a body to change its state of rest by itself. अपने आप मोशन में नहीं आ रही है. एग्जाम्पल सो एग्जाम्पल के तौर पे आपको वो बस वाला एग्जाम्पल है, कार वाला एग्जाम्पल है, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि एक कार है सडनली स्टार्ट हो गई. पहले आराम से बैठे थे सारे लोग, बस भी तसल्ली में रेस्ट पे थी, पैसेंजर भी तसल्ली में रेस्ट पे थे, ड्राइवर भी तसल्ली में रेस्ट पे था. फिर ड्राइवर को हुआ यार चलो गाड़ी चलाएं, टाइम हो गया. तो ड्राइवर ने गाड़ी चलाई, क्या करा? एक्सेलरेट करा. भाई किधर करा? डायग्राम में इस तरफ एक्सेलरेट करा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन. क्या हुआ? अरे पैसेंजर पीछे की तरफ गिर गया. ये देखो इसको, बंदे को पीछे की तरफ हो गया. देखो, बड़ा करके देखो पीछे की तरफ हो गया. ये क्यों हो गया भाई? ये क्या बात हो पीछे की तरफ हो गया? तो हमने नजर डाली इसके पैरों पे. किसमें? पैरों पे नजर डाली. जब पैरों पे नजर डाली तो समझ में आया द फुट इज इन कॉन्टैक्ट विद द बस फ्लोर. और बस के ऊपर तो फोर्स लगी, इंजन से लगाई हमने, तो बस तो आगे एक्सेलरेट करी. और इस बंदे के, इस मैन के, इस पैसेंजर के जो पैर थे बस के कांटेक्ट में थे, तो पैर तो आगे चले गए क्योंकि वो बस के साथ कांटेक्ट में थे. बस तो आगे गई, लेकिन जो इसका अपर टॉर्सो है, जो ऊपर वाला हिस्सा था, वो तो कांटेक्ट में नहीं था बस के साथ, तो उसके ऊपर तो फोर्स लगी नहीं. और जब उसके ऊपर फोर्स नहीं लगी तो इसका मतलब उसने अपने स्टेट को मेंटेन करा, क्योंकि उसकी इनेबिलिटी है, वो स्टेट को बदल ही नहीं सकता अपने आप. अब बाहर से कोई फोर्स आएगी तो स्टेट बदल सकती है, अपने आप तो नहीं कर सकता. सो द अपर टॉर्सो डिड नॉट मूव, स्टेड देयर इटसेल्फ. जबकि पैर आगे चले गए तो ऐसा लगा कि बंदा पीछे हो गया, ऐसा लगा. फ्यूचर में जाके हम इस तरीके से इसका आंसर नहीं करेंगे. फ्यूचर में इसका आंसर हम करेंगे सुडो फोर्स से. हम बोलेंगे इसके ऊपर पीछे एक फोर्स लगी है. किसने लगाई? बस फ्रेम ने लगाई है. और बस फ्रेम ने कहां लगाई है? पीछे की तरफ लगाई है, ताही वो पीछे गया है. अंडरस्टैंड, द कॉज ऑफ द मोशन कैन ओनली बी अ फोर्स, चाहे वो इमेजिनरी हो चाहे रियल हो. इस वक्त वो इमेजिनरी है, दिख नहीं रही आपको, फिक्टिशियस है. फ्रेम फोर्स है, इसलिए लग रही है क्योंकि बस खुद एक्सेलरेट कर रही है. तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा. केड़ा फ्रेम हो जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा. और तब एक इमेजिनरी फोर्स लगेगी जो इस बंदे को फील हो रही है. अगर मैं बाहर खड़ा हूं, मेरे ऊपर तो नहीं लगने वाली है, क्योंकि मैं तो बस फ्रेम के अंदर हूं नहीं. और वो भी तब लग रही है जब बस फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है. फिलहाल के लिए हम इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल देते हैं. एक्सप्लेन कर दिया. सही है कि नहीं है? तो बिल्कुल सही है सर, ऐसे ही होता है. देखना चाहेंगे क्या इसको? देखे, ये देखो है कि हो, ये थोड़ा बढ़िया वाला हो गया. ये एयरबैग्स क्यों लगाए जाते हैं? कोई पूछे भैया एयरबैग्स क्यों लगाए जाते हैं? एयरबैग्स क्यों लगाए जाते हैं? ये रिवर्स हो गया. रिवर्स हो गया मतलब, अरे जब गाड़ी रुकी तो ये आगे हो गए. ये इनर्शिया ऑफ मोशन है. क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन. दोनों बातें दिखाना चाहते थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन. चलो आगे बढ़ता है. एक डेमोन्स्ट्रेशन है किसकी?
इनर्शिया को, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को बताने की। मैं ट्राई करूँ। ये देखो, ये ग्लास है, अभी अभी दिमाग में आया, लेक्चर बस मैं तैयार था, लास्ट मोमेंट पे आया यार, चलो करके भी देखूँ मैं। फेल हो गया तो सॉरी, नहीं फेल हुआ तो गुड। अभी देखो ये क्या है, मेरे पास जो मिला, पैसे नहीं है मेरे पास, है ना, कॉइन नहीं है मेरे पास, तो मैंने क्या करा, एक ग्लास लिया, ग्लास से पानी भी देखो मैं पी गया हूँ, थोड़ा सा पानी, हल्का सा, ज़्यादा पानी है नहीं, ठीक। अब इसके ऊपर मैंने क्या रखा, ये कार्डबोर्ड, अब ये कोस्टर है, कोस्टर रख दिया मैंने इसके ऊपर, ठीक दिख रहा है, मैनेज कर लो। इसके ऊपर ये लाल रंग का ढक्कन है, ये देखो ये लाल रंग का ढक्कन है, ऐसे रखो। अब आई एम जस्ट कीपिंग माई हार्ट बीट करेक्ट एंड आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग। ओ, मैंने क्या करा, मैंने कार्डबोर्ड खींच लिया। एक बार और करूं, मैंने क्या करा, कार्डबोर्ड को खींच लिया, कार्डबोर्ड पे फोर्स लगाई, फिर जो ढक्कन है उस पर फोर्स नहीं लगाई, तो कार्डबोर्ड, ये तो चिपक गया इससे, कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया, ये चिपक गया अब इससे, इसलिए नहीं हो रहा है, मैं दोबारा नहीं कर रहा, एक बार बता दिया, कार्डबोर्ड तो मूव कर गया, क्यों कर गया भाई, क्योंकि मैंने उसको फोर्स लगाई। डायग्राम में देख लो अब। सो कार्डबोर्ड पे मैंने क्या करी, फोर्स लगाई, तो कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया, पर जो कॉइन है, उस पर तो फोर्स ही लगाना भूल गया। सो जो कार्डबोर्ड है, क्या है, कार्डबोर्ड वो तो मूव कर गया, पर जो कॉइन है वो तो उसके ऊपर क्योंकि फोर्स नहीं लगी, तो वो अपने इनर्शिया को मेंटेन कर गया, तो वो सीधा जाके ग्लास के अंदर गिर गया। दिस इज सपोज टू बी नोन एज अ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखो मैंने एक्सपेरिमेंट करा, सही हुआ, सेकेंड टाइम नहीं हुआ, पर पहली बार हो गया था, तो अब उसके लिए मैं कॉम्पनसेट कर रहा था। ये वाला डायग्राम देख लो, देखा ना, क्या करा, झटके से खींचा, जिसको हम फ्यूचर में इंपल्स बोलेंगे, तो बॉल्स के ऊपर तो फोर्स लगी नहीं, तो बॉल ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर गई। दैट्स मेंटेनिंग इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कूल। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब देखो इससे याद रह जाएगा ना जो मैं बता रहा हूं। अब ये क्या है, ये है फल खाने, फल खाने सेहत के लिए अच्छे होते हैं। सो वी नीड टू ईट अप द फ्रूट्स, सो बट फ्रूट्स वर देयर ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, एंड सो वी वांटेड द फ्रूट्स टू फॉल डाउन, सो व्हाट डू वी डू। सो हमने कहा यार चलो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। क्या करा हमने, जो ब्रांच ऑफ द ट्री है उसको जोर जोर से मूव करना शुरू करा। हमारे पास यहाँ पे ट्री तो है नहीं, मैंने उसको जोर जोर से मूव करना शुरू करा, तो क्या हुआ, फल नीचे गिर गए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, सोचो ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रीजन, जो फ्रूट्स थे उनके ऊपर तो फोर्स लगी नहीं, मैंने फोर्स किसके ऊपर लगा दी, ब्रांचेस पे, तो ब्रांचेस वर सेट इनटू मोशन, पर फ्रूट्स तो वही रह गए। ये ऐसे हिल गया, फ्रूट्स तो उधर ही रह गए, ये टूट गया, अलग हो गया, क्योंकि वो तो मोशन में आ गया और ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर गया। एज यू कैन सी द डायग्राम, ओ डायग्राम नहीं, एनिमेशन। सो अनदर एग्जांपल ऑफ द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, दिमाग में रहेगा। 3 एग्जांपल दे दिए मैंने, एक और दो। ये सारे आपके ना 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं, जिसको मैंने इतने तसल्ली से इजीली समझा दिया। 1 मार्क क्वेश्चन है क्या, कि हमारे पास ना एक रग है, एक कारपेट है, आपने सफाइयाँ ही नहीं करी, महीना बीत गया, मिट्टी जम गई उसके ऊपर, अब आपको बोला सफाई करो, क्या करोगे, डंडा लाओगे, पीटना शुरू कर दोगे, जैसे बंदा पीट रहा है यहाँ पे देखो, ये वाला बंदा, बंदा है, बंदी, जो भी है, द गर्ल और द बॉय, whosoever she is, now she starts hitting it with a stick. What happens? आपको दिखेगा कि धुआं जो है, जो मिट्टी है, वो बाहर निकलने लगेगी। क्यों निकलने लगेगी, मुझे समझ नहीं आया। बिकॉज यू आर होल्डिंग द कारपेट एंड द कारपेट इज नॉट मूविंग, बट यू आर मेकिंग द डस्ट पार्टिकल्स मूव। सो डस्ट पार्टिकल्स आर ब्रॉट इनटू मोशन, बट द रग इज मेंटेनिंग द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। या फिर अब रग को मूव कर दो, क्या करो, रग को मूव कर दो, तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स आर मेंटेनिंग द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पर रग मूव कर गया, तो डस्ट पार्टिकल्स रग से अलग हो जाएंगे। Let's say, what does it say? It says when you beat the carpet with a stick, the carpet starts moving, but the dust particles in it remain in their initial state of the inertia of the rest. जिससे आपका कारपेट क्लीन हो जाए। So ample examples, I've given you 4 examples for the inertia of the rest. Now time to move ahead and introduce to ourselves the inertia of the motion, जिसका एनिमेशन मैंने आपको पहले दिखा दिया, लास्ट लेक्चर में भी समझाया हुआ है। क्या हो रहा है, इस बार बस को रोकना है, तो आपने इस बार बस को रोका, फिर क्या हुआ, सारे पैसेंजर मस्ती में आगे जा रहे थे,
सबका इनर्शिया कौन सा था? इनर्शिया ऑफ द मोशन। सडनली बस रुक गई। तो जो पैसेंजर्स के पैर थे, ये देखो इसका डायग्राम बड़ा करते हैं, और जो पैसेंजर्स के पैर हैं उन पे देखते हैं, वो तो बस के साथ कांटेक्ट में है, तो बस रुक गई तो पैर भी रुक गए। सो द फुट ऑफ द पैसेंजर्स आर ब्रॉट टू इमीडिएट रेस्ट, बट द अपर टॉर्सो, जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो तो अपने इनर्शिया मोशन को मेंटेन कर गया, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से पे तो फोर्स लगी नहीं, एंड बिकॉज ऑफ विच द पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड। बोथ दीज एग्जाम्पल्स, कौन से वाले? कि कार स्टार्ट हुई तो पैसेंजर पीछे गए, कार रुक गई तो पैसेंजर आगे गए। इन दोनों को रोकने का तो कोई उपाय है? बिल्कुल है, वियर अ सीट बेल्ट। सो व्हाई डू वी वियर अ सीट बेल्ट? सच दैट हम आगे और पीछे झूले ना, हमें जर्क्स ना लगे, झटके ना लगे। जब सडनली एक्सेलरेशन होती है या जब सडनली रिटार्डेशन होती है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी पे जर्क लगता है, तो वो जर्क ना लगे, तो सीट बेल्ट हमें जर्क से बताती है। There can be another kind of the question that usually when the car or a bus is moving with a constant velocity, जो आपकी बेल्ट होती है वो थोड़ी सी लूज एंड होती है, but supposedly now there is a sudden change in acceleration, sudden change in the state, तो क्या होगा? आपकी जो बेल्ट होगी वो थोड़ी टाइट हो जाएगी। रीजन, क्योंकि आप थोड़ा पीछे होंगे या थोड़ा आगे होंगे, so because of which the belt becomes a little tight. This can also be generated as a question. The reason is depending upon inertia of rest or inertia of the motion. और कोई एग्जांपल दें? ये देखो एक बंदे का एग्जांपल देखो, ये क्या एग्जांपल है? ये बंदा साइकिलिंग कर रहा था मजे से, सो ही वॉज इन इज इनर्शिया ऑफ मोशन, इंजॉय कर रहा था। फिर आगे क्या आ गया? पत्थर आ गया, ये बॉक्स आ गया, ऑब्स्टेकल आ गया, बोल लो। तो साइकिल का ये अगला वाला पहिया यहां पे जाके सडनली रुक गया, तो द साइकिल सडनली स्टॉप्स, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगी, पर बंदे पे तो नहीं लगी। सो इट इज स्टिल मेंटेनिंग द इनर्शिया ऑफ द मोशन। और फिर दिख रहा है आपको क्या हुआ उसके साथ। स्टंट्स भी कर सकते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो देखा हो, बड़ी हाई स्पीड से आते हैं, फिर वो टकराता है किसी चीज से, वो कूद के वो वैलीज की वैलीज पार कर जाएगा। एक्चुअली में होता है कि नहीं? ये हो रहा है एक्चुअली में, देखो। It's the inertia of the motion. Reason, there is an absence of the force. So absence of the force helps him in maintaining his inertia. पता नहीं उसको हेल्प हुई या नहीं हुई, लॉजिकली तो हम inertia of motion बोल रहे हैं। एक और एग्जांपल है the swirling of the milk. हमने एक दूध का गिलास लिया, उसको चम्मच से जोर जोर से हिलाया, चीनी मिला के, शुगर फ्री मिला के मिलाया जोर जोर से, और फिर चम्मच हटा दिया। काफी देर तक वो अभी भी झूलता रहेगा, घूमता रहेगा। और मान लो कि उसके अंदर विस्कोसिटी है नहीं, ऐसा होता नहीं है, होती है हमेशा, या हवा नहीं चल रही है, तो फिर वो बड़ी देर तक घूमता रहेगा। वो तो विस्कोसिटी होती है, एयर फ्रिक्शन होती है, फ्लूइड फ्रिक्शन होती है, तो वो रेस्ट पर आ जाता है। वह जब तक नहीं आया तब तक इट वॉज मेंटेनिंग द इनर्शिया ऑफ द मोशन। वो तो जब फ्रिक्शन फोर्स लगेगी तो डेफिनेटली फोर्स लग गई, तो वो उसके इनर्शिया को बदल देगी। पर अगर फ्रिक्शन नहीं है, so it will keep on swirling. That's an example of the inertia of the motion. चलो ये भी हो गया। अब क्या करें? आगे बढ़ें फिर। तो अब तक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या करा। देखो अब आपसे क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत देख के बताएंगे, सर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, एंड सर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इनर्शिया ऑफ द मोशन। ये क्या थी बॉल्स? ये क्या थी? ये सारी बॉल्स मोशन में थी, दे वर ऑल इन द मोशन। अब क्या हुआ? ये टक्कर खा गया यहां पे, ये तो रुक गया, इट स्टॉप्स, ये तो रुक गया, पर बॉल्स तो अपने मोशन को मेंटेन करके आगे चलती जाएंगी, रिप्रेजेंटिंग इनर्शिया ऑफ द मोशन। वन मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, the last one in the case of the inertia is supposed to be the inertia of the direction. It's an inability of any physical object to change its direction of the motion by itself. हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के पंखे के ब्लेड की डायरेक्शन को बदलते हैं, लेकिन अपने आप नहीं बदल सकते। अपने आप गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं घूम जाएगा, हमें घुमाना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने 9th में पढ़ा है,
अब भी पढ़ लेते हैं, लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि आप एक कर्व्ड रोड पे जा रहे हैं और आपने क्या करा, कर्व लिया टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो यू आर थ्रोन टुवर्ड्स द राइट। क्यों भाई, आप तो सीधे जाना चाहते थे, आपको कोई कहता है लेफ्ट को जाओ, कहता है हमने नहीं जाना, तो उसको अपोज करने के लिए क्या करोगे, राइट में जाओगे। क्यों, बिकॉज यू वॉन्टेड टू मेंटेन द इनर्शिया ऑफ द स्ट्रेट, आप उसको नकार रहे हैं कि मैंने नहीं जाना उधर। दिस आइडिया इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। बड़ा करके देखो, तो ये गाड़ी किस तरफ टर्न लेने को जा रही है, टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये पैसेंजर देखो किधर के हो गए, टुवर्ड्स द राइट, टिल्ट हो गए टुवर्ड्स द राइट। Reason, because they wanted to maintain their straight line motion, they wanted to maintain their inertia of direction. Done hai ji, understood hai ji. So when a fast moving bus negotiates a curve on the road, passengers fall towards the other side of the road. The tendency of the passengers to continue to move in a straight line. ये क्यों होता है? Because they want to continue to move in a straight line. Another example. इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ये काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, 1 मार्क क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये कह रहे कि हमारे पास क्या है कि एक स्ट्रिंग है, उसके एंड में एक हमने बॉल या एक छोटा सा पत्थर डांगा हुआ है और फिर उसको घुमा दिया ऐसे, इस वर्ल्ड लाइक दिस, इस वर्ल्ड लाइक दिस, और फिर हमने क्या करा, स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया, ये स्ट्रिंग को काट दिया। सो व्हाट विल हैपन, या हमने स्ट्रिंग को हाथ से छोड़ दिया, व्हाट विल हैपन, द स्टोन विल मूव, वेयर विल इट मूव। So the answer is it is going to move tangentially. Reason was simple है. The reason when you were whirling it in a circle, so its velocity was always along a tangent. याद होगा आपको, जो velocity होती है वो हमेशा कहां पर होती है, along the tangent. तो उसको आदत पड़ गई. It was moving along the tangent, maintaining its tangential direction. फिर आपने क्या करा, फिर आपने यहां से स्ट्रिंग को कट कर दिया या रिलीज कर दिया, तो फिर क्या हुआ, फिर भी वो अपने डायरेक्शन को मेंटेन करेगा उस इंस्टेंट। सो इट इज स्टिल मेंटेनिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो मेंटेनिंग द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ विच इट इंस्टेंटली मूव्स टेंजेंशियल टू द सर्कल। बाद में अलग बात है, बाद में ग्रेविटी के हिसाब से आ जाएगा, तो फिर वो नीचे की तरफ जाने लगेगा। उस इंस्टेंट पे पूछा है, तो उस इंस्टेंट पे इट्स मूविंग टेंजेंशियली ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। सो हमने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को भी समझ लिया है। एंड नाउ जस्ट अ क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट्स द क्वेश्चन? इट सेज देयर इज अ वेट अम्ब्रेला एंड इज रोटेटेड विगरसली एंड दैट स्टॉप्स एब्रप्टली। हम उसको जोर जोर से घुमा रहे थे, फिर एकदम से रोक दिया, क्या होगा? जितनी पानी की बूंदे उसके ऊपर थी सारी अलग हो जाएंगी। So droplets of the water on the umbrella spun off because the inertia causes them to continue moving. It's an example of what? Inertia of motion. Why? और क्योंकि आपने झटके से इसको तो रोक दिया। किसको? आपने अम्ब्रेला को तो रोक दिया, लेकिन जो पार्टिकल्स थे जो मोशन में थे पहले से, वो तो रुके नहीं, क्योंकि उन पे तो फोर्स लगी नहीं। सो दे विल कंटिन्यू टू मूव and so they will lose the contact with the umbrella. So मतलब अम्ब्रेला झाड़ने का तरीका हो गया, उससे पानी की बूंदें उससे अलग हो जाएंगी, ड्राई हो जाएगी। सो ये सारी मेहनत जो हमने करी, इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, इनर्शिया ऑफ द मोशन, इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन, ये क्यों करी हमने? इसलिए करी बिकॉज वी वांट टू एंटर इनटू द आर्टिकल ऑफ द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। हम इसको एनएलएम से संबोधित करेंगे, एनएलएम, दैट्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बहुत सारे लॉज हैं, 3 लॉज हैं, सो हेंस द लॉज ऑफ द मोशन। वी आर गोइंग टू बिगिन ऑफ कोर्स विद द फर्स्ट लॉ, एंड द फर्स्ट लॉ इज नेम्ड एज इनर्शिया। इट्स अ लॉ ऑफ इनर्शिया। सो व्हाट्स द नेम ऑफ द लॉ? इट्स नेम्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ? हम इस लॉ को क्यों पढ़े, क्यों पढ़ना चाहते हैं? हम किस लिए पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि न्यूटन सर हमें समझाना चाहते हैं द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। इसके पहले के जितने चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, काइनामेटिक्स जो पढ़ रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, दोनों आर्टिकल में हमने अभी तक कॉज ऑफ द मोशन को स्टडी नहीं करा। नाउ इज द टाइम टू स्टडी द डायनामिक्स। तो डायनामिक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ द मोशन। और कॉज ऑफ द मोशन में सबसे इजी तरीका है समझने का, दैट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स को हमारे जीवन में इंट्रोड्यूस करना है, और वो सारा दामोदार किसके ऊपर जाता है? सर न्यूटन पे,
और सर न्यूटन के कौन से वाले लॉ पे? फर्स्ट लॉ पे. सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ यूज्ड फॉर, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव? दैट इज फॉर डिफाइनिंग द फोर्स. सो इट डिफाइंस द फोर्स. बोलेगे सर फोर्स की डेफिनेशन हमें पहले से आती है, हम नहीं सीखना चाहते नई डेफिनेशन. मैंने कहा बोलो क्या आती है डेफिनेशन? सर फोर्स इज अ पुश एंड अ पुल ऑन द बॉडी. वेरी गुड वेरी गुड, 9th क्लास डेफिनेशन. सर अभी भी नहीं चलेगी? अभी भी चलेगी. इट्स नोन एज अ पुश और पुल. और उसके अलावा क्या? क्या हमेशा पुश करोगे तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा? क्या हमेशा पुल करोगे क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? अगर ज्यादा भारी हुआ तो, फ्रिक्शन ज्यादा हुई तो नहीं मूव करेगा. सो फोर्स इज समथिंग एल्स. Is definitely can be analyzed as a push and pull whenever there is supposed to be a motion generated. तो पुश एंड पुल तो बोल सकते हैं, पर ऐसा भी होता है कि फोर्स लगाए और मोशन ना हो. क्यों? क्योंकि फिर इनर्शिया हावी पड़ गई. So we should define the force in the terms of inertia, and that's the reason this law is known as the law of inertia. So what does the law of inertia says? The law of inertia says an object will not change its state of rest, motion or direction unless until it is acted upon by an external force. क्या बोलेंगे? By an external force. एक्सटर्नल का मतलब बाहर से लगाइए, अंदर से नहीं है. रिमेंबर इनर्शिया वॉज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जो अंदर से आती है. तो जो चीज अंदर से आ रही है उसको अंदर से बदलना मुश्किल है. आप पढ़ते नहीं, आपके अंदर का मन है कि आप पढ़ते नहीं. मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में. तो फिर टीचर को, पेरेंट्स को आपको बाहर से बोलना पड़ेगा, बेटा पढ़, जीवन में कुछ अच्छा होगा. दैट्स एन एक्सटर्नल इफेक्ट, एक्सटर्नल फोर्स. So, what's the character of the force which we are going to discuss? अभी जो हम force discuss करेंगे, या फिर हम ऐसा बोले, what's the character of the Newton's first law of force? So, the easiest way to answer that is supposed to be a external force, जो बाहर से लगती है. The second way is to answer unbalanced force. अनबैलेंस फोर्स मतलब अगर फोर्स बैलेंस होगी, राइट से भी उतनी लगा दी, लेफ्ट से भी उतनी लगा दी, तो फिर थोड़ी ना कुछ चेंजेस आएंगे. राइट से भी 20 न्यूटन, लेफ्ट से भी 20 न्यूटन, कुछ नहीं होने वाला. फोर्स बैलेंस हो गई. एक तरफ से 30 लगाओ, एक तरफ से 20 लगाओ, तो नेट कितनी होगी? 10 न्यूटन. अब वो 10 न्यूटन को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस फोर्स. समझ आ रही है? सो व्हाट्स द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स? इट्स एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स. दैट्स द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स. And it's of course a real force. It's a physical force. It's a real force. It's not imaginary. It's a real force. फ्यूचर में देखेंगे शायद इमेजिनरी फोर्स भी ये काम कर पाए. फ्यूचर में देखेंगे, अभी नहीं. अभी न्यूटन लॉस पढ़े ना. एनीथिंग स्पेशल? यस देयर इज. इट्स विजिबल फोर्स. नो, व्हाट डू यू मीन बाय विजिबल? आपको नहीं भी विजिबल है ना, हम दिखाएंगे. देखो मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए मोशन में. कॉन्फिडेंस कैसे? एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर ट्रेन लगी हुई है, ट्रेन के कंपार्टमेंट लगे हुए हैं. अब बैठे हैं 5th कंपार्टमेंट में. ट्रेन चली नहीं रही, बाहर जा कर हैं, ट्रेन चली नहीं रही. फिर इंजन आया, इंजन आके अटैच हो गया. पता ही होगा आपको ऐसे होता है, इंजन आके अटैच हो गया. अब आपके मन में भरोसा आ गया कि ट्रेन चलेगी क्योंकि इंजन आ गया. अब इंजन चला, आपने बिलीव कर लिया, मोशन हो गया. किसने ट्रेन को खींचा? इंजन ने. विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है. इंजन नहीं था तो ट्रेन नहीं चलनी थी. बिल्कुल अंडरस्टूड था, विजिबल था. सो वी मेक इट विजिबल. By our understanding, we make the idea visible. And if you are able to make it visible, like say, supposedly there is an object and it's lying on the floor like this. क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, सब बैठा है आराम से. But then I make a visible force on it like this and it's unbalanced from one side and it's applied externally. Then you are 100% telling, yes sir, it will be brought into motion. Sir, इसका inertia change हो जाएगा. That's the Newton first law of force. So what is? It's applied externally. It's an unbalance. And it's kind of visible. We will make it visible by constructing a set of diagrams. उन set of diagrams को हम फ्यूचर में बोलेंगे FBD. FBD को बोलेंगे free body diagrams. And with the help of these free body diagrams, we will be able to explain the motion of every particle.
See, what is this person doing? He is pushing it, is applying a push on it. What he is doing, it is pushing it, but दोनों का inertia अलग है, क्योंकि दोनों का मास अलग है. मास इज अ रिफ्लेक्टेंस ऑफ inertia. तो भाई यहां पे कमजोर सा बंदा भी है, कमजोर बंदा है, देखो ये वाला, ये भी इसको हिला पाएगा, पर इसको हिलाने के लिए भैया भारी भरकम बंदा चाहिए. भारी भरकम बंदे से हम बस ये इलस्ट्रेट करना चाहते, मैंने क्या बोला, किसी तरीके से दिखाना चाहते हो, किसी तरीके से विजिबल करवाना चाहते हो कि क्या हुआ, कि ये मोशन मतलब यहां पे फोर्स इसने कम लगाई होगी और ये ज्यादा खा पी के आया होगा, इसने फोर्स ज्यादा लगाई होगी, तभी ये मूव करेंगे. सो ऑब्जेक्ट्स विद ग्रेटर मास हैव मोर इनर्शिया, फैक्ट है. इसका मतलब इसके आगे की कहानी क्या, इट विल रिक्वायर मोर फोर्स टू चेंज देयर स्टेट ऑफ इनर्शिया, टू ब्रिंग देम इनटू मोशन. बात कहानी समझ में आई. पहले मास सीखा, उससे प्रॉपर्टी आई इनर्शिया, और इनर्शिया को बदलने के लिए क्या चाहिए, फोर्स. सो व्हाट डज द फर्स्ट लॉ बेसिकली एक्सप्लेन्स, इट एक्सप्लेन्स फोर्स इज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. दोबारा सुनो जैसे मैं बोल रहा हूं, द फोर्स इज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस विच हैज एन एबिलिटी, हमने क्योंकि इनर्शिया को क्या बोला था, इनएबिलिटी. सो फोर्स इज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस विच हैज एन एबिलिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया, आइदर ऑफ रेस्ट, आइदर ऑफ मोशन, आइदर ऑफ डायरेक्शन. दैट्स हाउ वी डिफाइन द फोर्स इन अ फ्रेश मैनरिज्म. पहले की बातें हैं, इट्स अ पुश एंड पुल. सी दिस डायग्राम एंड एनालाइज बोथ द डायग्राम्स. पहले कौन सा वाला, पहले इस वाले को. क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, कोई फोर्स विजिबल नहीं है. बॉल हिलेगी, जादू है क्या, बिल्कुल नहीं हिलेगी, बिकॉज दिस इज एब्सेंस ऑफ द फोर्स. फोर्स की वैल्यू 0 है. फिर देखो नीचे वाला डायग्राम. अब ये तीन जन मिलके दोनों फोर्स लगा रहे हैं. 3 जन राइट को, 3 जन लेफ्ट को. क्या हो रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों साइड से फोर्स बैलेंस हो. सो एक्सटर्नल फोर्स अभी भी कितनी होगी, 0 हो गई. दोनों ने लगा लिया, एक्शन रिएक्शन दे लिया. अच्छा, एक्शन रिएक्शन दे लिया, मतलब एक्शन रिएक्शन इंटरनल होती है, अंदर से होती है. ये क्या है, एक्सटर्नल. एक्सटर्नल कितनी, 0, कुछ हो ही नहीं रहा, ना वो जीत रहा ना वो जीत रहा, खींचे जा रहे हैं बस. करेक्ट है, अंडरस्टूड है. सो देयर इज अ बैलेंस फोर्स, जिसकी वजह से देयर इज नो चेंज. So we require an unbalanced force. I explained to you the Newton first law. That's it. Yes, that's it. Then the Newton first law is over. So now you understood. The Newton first law was all about inertia. तो हमने inertia डिटेल में पढ़ लिया, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ फिनिश कर लिया. अरे सर इतनी जल्दी खत्म हो गया फर्स्ट लॉ, तो चैप्टर जल्दी से खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा. फर्स्ट लॉ हो गया, सेकेंड लॉ हमारे जीवन से इतनी जल्दी नहीं जाएगा. पहले आए तो सही. Is brought now. So we are going to bring upon the Newton's second law. जाते जाते न्यूटन फर्स्ट लॉ को देखते हुए चले जाएं. An object at rest will remain at rest. पता है, unless acted on by an unbalanced force. We have known that. An object in motion will continue with a constant speed and direction unless acted on by unbalanced force. ये इसके लिए मैंने बहुत easy definition बता दी कि जो external force होता है, that has an ability to change the inertia. ये देखो, किक मारी, बॉल मोशन में आ गई. पहले बेचारी रेस्ट पे थी, अब वो मोशन में आ गई. कैसे आई, फोर्स लगा दी. द फोर्स इज नॉट 0 नाउ. द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पहले क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अब किस में तब्दील हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन. स्टेट बदल गया. क्लियर है, कैसे हुआ, फोर्स लगाई, कैसे, दोनों साइड से किक मारी, एक साइड से अनबैलेंस. एक और डेफिनेशन देखिए, एवरी बॉडी, ऑल द ऑब्जेक्ट्स, प्रिजर्व्स ए स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग इट unless is compelled by the forces applied on it, the forces impressed on it. Of course, if you play hockey, if you play ski polo, in all the cases, until unless you apply the force, ball जादू से अपने आप तो move नहीं करेगी. So forces, we are into the article of the forces. Which forces are we talking about? So see, the forces are basically of two cases, दो forms की होती है. What are the two forms of the forces? The contact forces, the field forces. Contact force मतलब अभी दिखाइए आपको,
हमने टग ऑफ वॉर में क्या करा, दोनों साइड से रस्सी को एक्चुअली में पकड़ के खींचा, फिर हमने फुटबॉल को किक करा, मार रहा है इसको, कॉन्टैक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। आप बैट से बॉल को कॉन्टैक्ट करेंगे ताही तो हिट होगी, नहीं हिट हो कोई बात नहीं, अब आउट नहीं होंगे, एज लग गया आउट हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट आ गया, वेरी गुड। बट माय डियर, देयर इज अ साउथ पोल एंड देयर इज अ नॉर्थ पोल, and they're attracted to each other. They have a force between them. There is a magnetic force between them. How? There is a plus q charge, there is a minus q charge. They have a force of attraction between them. How? ये तो कभी कॉन्टैक्ट में आए नहीं, तो फिर फोर्स कैसे लग गई? There is Earth moving around the sun. Reason? The reason is because of the gravity forces. How does a gravity force acts? ये तो कभी कॉन्टैक्ट में आए नहीं, कॉन्टैक्ट में आ गए होते तो हम तो गए। So all these forces are acting from a distance. So that's an action from a distance. It's a force acting from a distance. All such forces can only be explained by an imaginary concept. That imaginary concept is supposed to be defined as a field concept. We imagine the existence of a gravitation field, जैसे हम यहाँ पर हैं, इस सब जगह अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड है, हम उसके अंदर मौजूद हैं, तो हमारे ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है, तभी एक बॉल नीचे को जाती है। हम उस समय ग्रेविटी लगा तो नहीं रहे ना, पहले से है। So there is an imaginary field around us and the objects experience that in the form of force. तो उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्सेस, जो कि उस फील्ड के कॉन्सेप्ट पे लगती है। जितनी भी हमारी फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं, सारी फील्ड फोर्सेस होती हैं। कौन सी याद है आपको? याद दिलाता हूं। द ग्रेविटेशन फोर्स एज अ फंडामेंटल फोर्स, ग्रेविटेशन, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एज अ फंडामेंटल फोर्सेस, देन द न्यूक्लियर फोर्सेस, चाहे वीक चाहे स्ट्रॉन्ग, ऑल दीज फोर्सेस, वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर बोथ, चार होगी फिर, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशन, ऑल ऑफ देम कैन बिहेव एज अ फील्ड फोर्सेस। सो द ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट्स आर मेड फ्रॉम द आइडिया ऑफ द फील्ड फोर्सेस। हमने दोनों पढ़नी, दोनों। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ को टाटा बाय बाय करने वाले हैं। सो जाते जाते, व्हाई इट इज कॉल्ड अ लॉ ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया को किसी फिजिसिस्ट ने ऐसे भी बोला है, अगर ज्यादा समझ नहीं आता तो अपने आप को देखो, सो रहे हो आराम से, कोई आके बोलता है, मम्मी आके बोलती है उठो, वो नहीं उठना। क्यों नहीं उठना? लेजीनेस है। सो दैट फिजिसिस्ट सेज टू अस दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिस्टेंस कैन बी थॉट एज अ लेजीनेस। द ऑब्जेक्ट इज टू लेजी, it does not want to do anything in life. So if it is in a state of rest, it is too lazy to move, वो हिलना नहीं चाहता। If the object is in the motion, it is too lazy to stop. So that's one version of a physicist, to understand it in a easy manner. एक और बात आपको जाते जाते समझा दूं, जो मास होता है, कौन सा मास है? इनर्शियल मास, ग्रेविटेशन मास, दोनों अलग अलग सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि उनका मोड ऑफ मेजरमेंट अलग है। एक इनर्शियल मेजरमेंट डायनामिक मेजरमेंट है और ग्रेविटेशन मास एक स्टैटिक मेजरमेंट है, लेकिन दोनों को मेजर करने की यूनिट अपनी वही सेम है, दैट इज अ किलोग्राम। क्लियर? आगे बढ़ते, ब्रिंग इन अ प्रॉपर्टी। सर आप तो न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ाने लगे थे, पढ़ा रहा था बेटा, लिंक बता रहा हूं, देखो ऊपर हेडिंग पे, वीडियो पे हेडिंग के ऊपर क्या लिखा है? इनर्शिया एंड मोमेंटम। So it's not about just first law and the second law. It's about introducing the two quantities, inertia and momentum. Inertia समझा दिया। Now I'm bringing you the momentum. Momentum दो प्रकार के होते हैं, एक लीनियर है जो आज हम पढ़ेंगे, एक होता है एंगुलर जो फ्यूचर में पढ़ेंगे, जब हम रोटेशन के बारे में, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब। फिलहाल के लिए लीनियर मोमेंटम मतलब पार्टिकल सीधे रास्ते जा रहा है, द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर वो जा रहा है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम है, क्योंकि मास तो होगा ही, मास तो पहले है, मोमेंटम हमेशा नहीं है। अब ये ग्लास है, यही पड़ा हुआ है बेचारा, कभी हिलेगा थोड़ी, जब तक इसमें फोर्स नहीं लगेगी तो मूव थोड़ी करेगा। मास है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या नहीं है? वेलोसिटी नहीं है, तो इसका मोमेंटम जीरो है, जीरो मोमेंटम, देयर इज नो मोमेंटम इन दिस, मास है। सो इनर्शिया सब कुछ नहीं है, उसके ऊपर भी चीज है।
सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट ओवर देयर, मास तो उसका तब भी है, बट इन एन ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी मूविंग नाउ, तो फिर कुछ बदल गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट टू इनर्शिया ऑफ द मोशन। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। बट व्हाट एल्स? दिस हैज द गॉट द मोमेंटम जीरो एंड दिस हैज गॉट द मोमेंटम नॉन जीरो। इनर्शिया है, बिल्कुल है, इनर्शिया का स्टेट भी चेंज हुआ। पर ज्यादा इजी मेरे को लगा कि ये बता दूं कि पहले वाले का मोमेंटम नहीं है, अगले वाले का है। वहां बताना पड़ेगा ये वाला इनर्शिया था, वो वाला इनर्शिया था। यहां बताना पड़ेगा कि ये है या नहीं है। क्या है? मोमेंटम नहीं है या मोमेंटम है। व्हाट इज मोमेंटम? इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मोशन। क्या बोला मैंने? इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मोशन। अगर मोशन नहीं है तो मोमेंटम नहीं है। So, in very sweet and short words, what is linear momentum? Is the measure of the amount of the linear motion. That's basically an easy way to make us understand the momentum. It's a vector quantity, of course, because there is supposed to be a directional aspect. भाई किक मारे, किधर मारे? जिधर गोल पोस्ट है वहीं मारोगे ना फुटबॉल को। बताना पड़ेगा ना, वहां नहीं मारा कहीं और मार दिया, क्या फायदा? बोलेंगे मैंने तो मारा, मैंने तो मोमेंटम क्रिएट करा, बैट्समैन ने हिट करा, सामने बॉलर को कैच दे दी, क्या फायदा? गैप्स में मारते हैं ना तो रन्स मिलते हैं। सो द डायरेक्शन एस्पेक्ट हैज टू कम। तो स्पीड जरूरी नहीं है, वेलोसिटी जरूरी है। सो आई हैव अ फॉर्मूला, द मोमेंटम इज सपोज टू बी द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मैथ्स भी तो आनी है, फॉर्मूले भी आने हैं, फ्लैश कार्ड भी तो भरने हैं। So the linear momentum is supposed to be the mass into velocity. Mass वही वाला है, inertial mass, inertial वाला, ग्रेविटी नहीं है अभी कहीं। ग्रेविटी के पल्ले होगी तो सारी चीजें नीचे रहेंगी, हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे रोड पे। सो इट्स द inertial mass into the linear velocity. That's we know पहले से। ये लाइन समझनी थी, समझा दी। अच्छा, एक बात जाते जाते इस आर्टिकल को, स्लाइड को शिफ्ट करते करते ये बताना मेरे को, ये मान लो एक फुटबॉल है। ये क्या है? फुटबॉल। ये इसका मोमेंटम जीरो था, अब इसका मोमेंटम आ गया, सडनली आ गया, बड़ी जल्दी आ गया, डेल्टा टी सेकेंड्स में आ गया, बड़े कम समय में इसका मोमेंटम आ गया। कैसे आया? अरे मारी होगी सर किसी ने किक, किसको? किसी ने इसको किक मारी होगी, और किक मारी होगी तो फुटबॉल मोशन में आ गई होगी। मैंने कहा यार ये बताओ कितने देर के लिए लगाई होगी किक? मैंने कहा कुछ समय के लिए लगाई होगी। अच्छा, कुछ समय के लिए लगाई और मोशन क्रिएट हो गया? मैंने कहा अच्छा, फोर्स लगी? यस, फोर्स लगी। अच्छा, तो फोर्स लगी, उसने क्या करा? उसने सर इनर्शिया बदला। करेक्ट, इनर्शिया बदला, करेक्ट। चलो इंप्रूव, फोर्स लगाई तो सर मोमेंटम चेंज हो गया। पुरानी बातें गलत नहीं है, द फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया, कोई गलती नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट्स अ प्रॉब्लम? स्लाइड छोटी सी प्रॉब्लम है, इनर्शिया कैन नॉट बी मेजर्ड। एंड सो you are defining force in the terms of inertia. इनर्शिया प्रॉपर्टी है, मेजर नहीं हो सकती, पर फोर्स को तो मेजर करना, बताना पड़ेगा। 20 न्यूटन लगाओ, 40 न्यूटन लगाओ, कंट्रोल शॉट खेलो है, हर बॉल पे बल्ला तेजी से घुमा दो, ऐसा थोड़ी है। आराम आराम से भी तो, मक्खन की तरह भी तो खेला जाता है। Which means that you need to control it, and for controlling you need to measure it, and it's not possible via the concept of inertia. So you need to bring in a concept which itself is a quantity. So the linear momentum is basically a physical quantity. And so we are redefining the force in the terms of linear momentum. क्या बात कर रहे हो सर? एक और definition, yes. The first definition was a original one. The force is a push or pull on an object. The second definition came from the first law. What is that? The force is an external influence which has an ability to change the inertia of an object or a particle. But the problem is the measurement. So we needed to introduce a law. Newton sir wanted to introduce a law which the first law could not do. What the first law could not do and what it could do. The first law can only explain the definition of the force, but could not do the measurement of the force. And so what is the requirement of the second law? To measure the force. And how can it measure? Not via inertia. It can measure it via momentum. So now it comes to the change in momentum. से momentum है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, momentum बदलना चाहिए।
आपकी गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, फिर थोड़ी देर के बाद भी 60 किलोमीटर पर आवर है, तो आप अपने इनर्शिया ऑफ कार को मेंटेन कर रहे हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ द कार को मेंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लगी, ना स्पीड बढ़ी ना घटी, मतलब एक्सेलरेशन ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, मतलब ना पॉजिटिव फोर्स लगी ना नेगेटिव फोर्स लगी, मतलब फोर्स नहीं लगी। तो इनर्शिया ऑफ द मोशन मेंटेन्ड है। लेकिन फिर आपने एक्सेलरेटर दबाया या ब्रेक दबाई, तो 60 किलोमीटर पर आवर से या तो स्पीड 80 हुई या तो 40 हुई, तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ मोशन बदला। इनर्शिया ऑफ मोशन तो अभी भी है, पर अमाउंट ऑफ मोशन बदल गया, और अमाउंट ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। सो क्या हुआ? ब्रेक या एक्सेलरेटर दबाने से देयर वॉज ए चेंज इन मोमेंटम इन सम अमाउंट ऑफ टाइम। कई बार आप ब्रेक आराम से लगाते, कई बार सडनली सामने जानवर आ गया, एकदम से आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, सो देयर कैन बी सडनली अप्लाइड। सो द अमाउंट ऑफ द फोर्स यू अप्लाइड, आपने ब्रेक आराम से लगाई या तेजी से लगाई, इट विल डिपेंड अपॉन दैट व्हाट इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस ऑन योर कार। कि आपकी कार आराम आराम से रुकेगी या जल्दी रुक जाएगी, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन थी वो ज्यादा थी या कम थी। सो द फोर्स विच यू अप्लाइड is dependent upon the time frame also। कि आपकी वो एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी? द चेंज इन मोमेंटम, कितने समय में हुआ। अगर चेंज इन मोमेंटम तो हो रहा है ना, गाड़ी रुक रही है पर आराम आराम से रुकी, मतलब फोर्स कम लगी है, आराम आराम से लगी है। लेकिन झटके से रुक गई, चेंज इन मोमेंटम सडन हो गया, पहले इतना था फिर जीरो हो गया एकदम से, इसका मतलब टाइम कम लगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी। सो द टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कि अगर टाइम कम लगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। मोमेंटम ज्यादा चेंज हुआ तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ज्यादा होगा। गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी, आपने 60 कर दी, तो चेंज इन मोमेंटम हुआ, लेकिन कंपैरेटिवली फोर्स कम लग रही है। किसके कंपैरिजन में? अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 80 थी लेकिन आपने उसको रेस्ट पे ले आए, तो कंपैरेटिवली फोर्स ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप उसको आराम आराम से रेस्ट पे लेकर आए, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप उसको जल्दी से रेस्ट पर लेकर आए तो फोर्स ज्यादा लगेगी। क्योंकि एक तो 80 से जीरो आई तो चेंज इन मोमेंटम ज्यादा था, दूसरा जल्दी से रेस्ट पर लेकर आए तो डेल्टा टी कम था, उस वजह से अप्लाइड फोर्स क्या थी? वो ज्यादा थी। दिस इज हाउ वी आर एबल टू मेजर द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। एंड सो ओनली मोमेंटम डज नॉट टॉक्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, rather the word the change in momentum, rather the word the rate of change in momentum, the time rate of change of momentum is the measure of the external force applied. That's what is the statement of the Newton's second law. You will be wondering, sir, F equal to ma होता है, वो भी आएगा, पर वो exact definition नहीं है, that's a diluted definition. The law number 2, the Newton's second law, is named as the law of momentum. And the objective of this law is to measure the force, which were defined in the first law. And now it is redefined in the terms of momentum. What does it say? The net external force, which were defined in the first law, that what is external, on an object is equal to the time rate of change of momentum. That's a time rate of change of momentum. For sudden changes, we will also write this as equal to, that's an external force equal to, as a dp upon dt. That's a change in momentum in a small span of time. That's defined as an external force, the Newton's second law of force, and that's the definition of it. That's the Newton's second law. Already explained to you that the force is basically coming from the change in the momentum in a unit time. क्या बोलेंगे? The change in momentum in a unit time, मतलब यहाँ पे अगर मैं डेल्टा टी लिख दूं, so that is a unit time में कितना change in momentum हुआ। m into v क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम। m into u क्या हो गया? इनिशियल मोमेंटम। so m into v minus m into u, ये क्या हो गया? change in momentum. That's a change in momentum. And change in momentum per unit time is supposed to be defined as a force. दो तरीके की forces लिखेंगे सर। Yes, two kinds. Check it. One I will write as average, and the second I am going to write as simple f. ये क्या मतलब हुआ सर? If I write f, इसका मतलब होता है instantaneous force. लिखते नहीं है। Instantaneous force के नीचे
कुछ नहीं लिखते। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी तो नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, पर एवरेज वेलोसिटी होगी तो क्या लिखेंगे, वी एवरेज। सिमिलरली इफ इट इज इंस्टेंटेनियस फोर्स तो आप सिर्फ एफ से डिनोट करेंगे और तब आप उसको लिखेंगे डीपी अपॉन डी टी। दैट्स एट दैट वेरी इंस्टेंट, उतने dt समय में जितना मोमेंटम चेंज हुआ, दैट्स द इंस्टेंटेनियस फोर्स। एवरेज फोर्स एक कहानी की तरह है, दैट्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम। 10 सेकेंड लगे आपकी गाड़ी को रुकने में, आपने हौले हौले, आपका घर आने वाला था, आपने धीरे धीरे गाड़ी स्लो करी और धीरे धीरे जाके गाड़ी रुक गई। समय लगा, बोलने में ही समय लग रहा है तो उस एक्शन में समय लगा होगा, तो इससे टाइम इंटरवल। जब आके टाइम इंटरवल में मोमेंटम के चेंज को चेक करेंगे तो जो फोर्स की मेजरमेंट है तो हम उसको बोलेंगे एवरेज। व्हाट इज एन एवरेज, इन ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल। पर चुटकियों में इंस्टेंटली जो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस फोर्स। सो शोन यू हाउ टू राइट इट, क्लियर, वेरी क्लियर। So, to revise, name of the law is the law of momentum. What's the objective of the law? That is to measure the force. First law क्या करता है, डिफाइन करता है। सेकेंड लॉ क्या करता है, मेजर करता है। डिडक्शन, व्हाट काइंड ऑफ डिडक्शन, 9th के आर्टिकल से मिलाने के लिए। क्या 9th का आर्टिकल अभी आएगा। The external force is supposed to be equal to dp upon dt. मोमेंटम भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर, अभी बताया। So the momentum is equal to mass into velocity. I know that. अब मेरे पास एक रूल है, किसका, डिफरेंशिएशन। What kind of rule? See this. d by dt of uv, क्या लिखा, u and v, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट रूल इन द डिफरेंशिएशन। कैसे करना है, पहले टर्म को कांस्टेंट रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट dv अपॉन dt, प्लस दूसरी टर्म को कांस्टेंट रखना है, पहले को डिफरेंशिएट, सो v इंटू डी यू बाई डी टी। दैट्स अ प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन। u एंड v दोनों फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट कैसे करना है, पहले u को रखा कांस्टेंट और v को डिफरेंशिएट करा, तो पहली टर्म क्या बनी, u इंटू डी वी अपॉन डी टी, देन अ प्लस साइन। फिर क्या करा हमने, फिर हमने सेकेंड टर्म को कांस्टेंट रखा, मतलब v को रखा, and into differentiation of the first term. The first term का differentiation du by dt. That's supposed to be the product rule in differentiation. चलो अप्लाई करें, कहाँ, बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। Let's apply this. So external force कितनी है, that is equal to dp upon dt. So can I write this as d upon dt of mass into velocity? चलो अब दो फंक्शन है, एक कौन सा मास, एक कौन सा वेलोसिटी। So what is the external force equal to, that is m into dv upon dt। पहली टर्म कांस्टेंट, सेकेंड को डिफरेंशिएट, देन प्लस सेकेंड टर्म कांस्टेंट, पहले को डिफरेंशिएट, v into dm upon dt। That's the expression for the external force। सर ऐसा तो कभी नहीं सुना था, तो पहले 11th भी नहीं करी थी, सो नया है। So the force can be because of two reasons। अच्छा मैं आपको ये बोलूं यार, देखो गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, सुनो मैंने बोला गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, सर जीरो, व्हाट अबाउट अ फोर्स, सर जीरो। गलती हो गई, सर दोबारा बोलो। मैंने कहा व्हीकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक, सो व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, सो सेड जीरो। मैंने कहा ओके, then you said the force, you said zero, I said not okay, sir acceleration zero तो force zero। मैंने कहा कल तक थी शायद, आज के आर्टिकल में नहीं है। सी अंडरस्टैंड आइडिया, अंडरस्टैंड आइडिया। फोर्स दो वजह से आ रही है, पहली वजह क्या है, ये वाली टर्म dv अपॉन dt, इसको क्या बोलते हैं, दैट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बदले मतलब एक्सेलरेशन हो तो फोर्स होगी, पक्का है, श्योर है। But there is a second reason, that's the term dm upon dt। ये क्या है, that's the rate of change of mass। rate of change of mass मतलब वेरिएबल मास सिस्टम, जिसका मास वेरी करे। सर मास किसका वेरी करता है, मास तो कांस्टेंट ही होता है, तो पता ही होता है। अच्छा जब हम पैदा हुए थे और आज तक हमारा मास सेम है, ऐसा तो नहीं है।
सो उसमें टाइम लगा ना इतना सारा। अभी खाना खाओ, शाम को देखो वजन अपना। सो द मास चेंज कीप्स ऑन चेंजिंग। सर पर इतना कौन देखता है, ये सही बात है, इतना कौन देखता है? मतलब आपका मास है मान लो 80 kg, और खाना पीना खाया आज दबा के तो 81 kg हो गया। सर 1 kg तो बड़ा है। सो 1 kg लुक स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ द 80 kg, वैसे है नहीं। ऐसे रोज 1-1 किलो खाना खाना शुरू करेंगे मुश्किल हो जाएगी सर। तो पता चल 90 किलो के हो गए, तो फिर मुश्किल होगी। सो वी नीड टू चेक अपॉन इट, वी नीड टू चेक अपॉन इट कि मास कहीं बदल तो नहीं रहा है। नहीं तो पता चले हमारे पैसे कम होने लगे। मतलब हमारी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है मान लो, उसका वजन है 2,500 किलो। कितना? 2,500 किलो, 2,500 kg। बड़ी गाड़ी है मेरी, एसयूवी, 2,500 किलो, ठीक। और मैंने उसके अंदर फ्यूल डाला था, फ्यूल का टैंक है 65 लीटर का मान लो। तो फ्यूल डाल दिया पूरा मैंने, 65 लीटर पूरा कर दिया। मेरी गाड़ी का वजन कितना हो गया? 2,565। कितना हो गया? 2,565। और मेरी गाड़ी चल रही है, चलाई मैंने 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, आजकल तो नहीं चल रही। वो खूब चलाई मैंने, खूब चले, गाड़ी का पेट्रोल खत्म, गायब। कितना पेट्रोल था? 65, 65। कितनी गाड़ी का वजन हो गया मेरा? 2,500। डिड द मास ऑफ माई व्हीकल चेंज? यस। सो पर इंस्टेंटली, इंस्टेंटली सही है। इंस्टेंटली मेरी गाड़ी में 62 लीटर्स ऑफ डीजल था। पेट्रोल था, डीजल था, डीजल है। तो 2,562 लीटर था। अब चलाते चलाते कितना, 5 लीटर तो नहीं एकदम से खत्म हो जाएगा। इंस्टेंटली कितना फ्यूल चलेगा ग्रामों में? कुछ ग्राम्स कम हो जाएगा। तब मेरा हो गया 2,561.9 समथिंग। अब मैं इतने वेरिएशन को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। So the instant rate of the burning of the fuel was very small. Repeating again, instant rate of the burning of the fuel was very small. So dm by dt, what is that? The mass of the fuel which is burning per second, that was very small. तो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन अगर ये रॉकेट का क्वेश्चन आ जाए तो, रॉकेट का मास है 6,000 किलो, और उसमें 10 किलोग्राम पर सेकेंड बर्न होता है फ्यूल। भैया रॉकेट फ्यूल है, गाड़ी का फ्यूल नहीं है। उसका खर्चा गाड़ी जैसा नहीं होगा। खर्चा कम करना तो फिर साइकिल चलाओ। सो 10 किलोग्राम पर सेकेंड के रेट से फ्यूल बर्न होता है। तो 1 मिनट के बाद उसका मास कितना होगा किसका? रॉकेट का। भाई फ्यूल तो रॉकेट के अंदर ही है ना। अच्छा सर, तो 10 × 6, 60, 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है सर। सो 10 kg/सेकेंड की रेट से फ्यूल बर्न हो रहा था, और सर 1 मिनट के बाद पूछ रहे, मतलब 60 सेकेंड के बाद पूछ रहे, तो सर 600 किलो कम हो गया। तो पहले सर 6,000 किलो था, उसमें से 600 किलो कम हो गया। अब रॉकेट का मास है 5,400 किलोग्राम। अब क्या ये नेग्लेक्टेड है? नहीं है। सो द रॉकेट बिहेवियर इज सपोज टू बी अ वेरिएबल मास सिस्टम। सो डीएम अपॉन dt से भी फोर्स आती है। पर जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को हिट कर रहे हैं तो उसका मास थोड़ी ना बदला। तो देन इन सम कंडीशंस, क्या बोला मैंने? सारी कंडीशन में नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इन द रॉकेट कंडीशंस, रॉकेट प्रपल्शंस बोलेंगे। रॉकेट प्रपल्शन मतलब जिस तरीके से रॉकेट को फायर करा जाता है, जैसे उसमें थ्रस्ट क्रिएट करी जाती है, उस आइडिया को रॉकेट प्रपल्शन बोलेंगे। पढ़ेंगे हम आगे जाके, आज नहीं। रॉकेट प्रपल्शन इज एन आइडिया बेस्ड अपॉन द वेरिएबल मास सिस्टम, बट फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, स्टैंडर्ड मास उतने उतना ही है। बैट का भी मास उतना ही है, बॉल का भी उतना, आपका भी उतना ही है। तो कुछ कंडीशंस में मास चेंज नहीं होता है, सो मास बिहेव्स कांस्टेंट। अगर ऐसा है तो, इफ हमेशा नहीं है, इफ आई एफ, देन डीएम अपॉन डी टी विल बी जीरो। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, डीएम अपॉन डी टी को कैसे बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास होगा ही नहीं, क्योंकि मास कांस्टेंट है। सो डीएम अपॉन डी टी जीरो हो जाएगा। तब 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 ये सेकेंड वाली टर्म जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इन दैट कंडीशन माय फ्रेंड्स, यू विल हैव द एफ एक्सटर्नल एज इक्वल टू एम इंटू डी वी अपॉन डी टी। ओनली सेकेंड टर्म को भी जीरो हो गई, क्योंकि मास वेरी नहीं करा, वेरिएबल मास सिस्टम नहीं है। पानी का टैंकर है, आपने ऑर्डर किया, आपके मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा था, पर पानी का टैंकर जब रास्ते से आ रहा था तो उसके पीछे से वो उसका नोजल लूज था, पानी गिरे हुए आ रहा था। जब तक आपके घर पहुंचा पता नहीं कितनों लीटर पानी रास्ते में बह गया। वेरिएबल मास सिस्टम। कॉमेट आता है हमारे एटमॉस्फेयर में, बड़ा भारी भरकम, जब तक सरफेस ऑफ द अर्थ पे पहुंचता है उसके चिन्ने चिन्ने टुकड़े हो जाते हैं, जिसको मीटियोराइट शॉवरिंग बोलते हैं। वेरिएबल मास सिस्टम।
ये नहीं है, इसमें मास कांस्टेंट है, इट्स नॉट अ वेरिएबल मास सिस्टम, इट्स अ वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी बदल रही है. What is dv upon dt? What is the rate of change of velocity? That's acceleration. That's m into a. 9th की यादें ताजा हो गई और ये पुराना वाला फॉर्मूला अपने पल्ले आ गया, F इक्वल टू एम इंटू ए. पर ये हमेशा का फॉर्मूला नहीं है, ये हमेशा का फॉर्मूला है. फोर्स ताही होगी अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है, पर मोमेंटम दो वजहों से चेंज हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम में दो चीजें होती हैं, मास एंड वेलोसिटी. तो अगर मास बदले तो भी मोमेंटम चेंज होगा, तो भी फोर्स है, और अगर वेलोसिटी बदले तो भी मोमेंटम चेंज होगा, तो भी फोर्स लग रही है, क्योंकि फोर्स मोमेंटम चेंज से लगती है, फोर्स से वेलोसिटी चेंज से नहीं लगती है. सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो? Repeating, there is a possibility that acceleration is zero, but the force is not zero. Yes, if it is a variable mass system. That means if I take the second part of it, and the second part of it says that the velocity is supposed to be constant. So the velocity is constant and the dv upon dt will be equal to zero. That means acceleration is zero, but still there is a force over there. This is zero plus v into dm upon dt. So it's a beautiful day, because a beautiful question has come across you. That even when the velocity was constant, that means you were interpreting that acceleration is zero, but still the force can exist because of the variable mass system. समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर. पाइप, उसमें पानी पीछे से ऑन करा, पानी गया, है नहीं यहाँ पे. इमेजिनेशन क्रिएट करो. पानी गया आगे, आपको फोर्स लगेगी पीछे, फोर्स है. रिकॉल का नाम देंगे, पर फोर्स है. वो पानी जिस स्पीड से जा रहा था, वेलोसिटी सेम है, पर मास वाज चेंजिंग. जो आ रहा था मास, वो जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है. वेरिएबल मास, and because of which you will experience a force, and that force will be there. Despite that, the velocity was constant. The speed at which the water was flowing through the hose pipe was constant. So you learned something new, my friends. And the idea of the second law is changing. Your perspective of learning had changing. Previous perspective was that the second law is just force equal to mass into acceleration. But now the perspective, the ideas are changing. Now we are telling the second law is defined as the external force is measured as the rate of change of linear momentum, the time rate of change of linear momentum. So hence this law is termed as the law of momentum. It's a better law than the first law. The first law can only define the force, explain an old age idea of inertia, and then we migrate further, because a momentum is a quantity which can be measured, and it's always better to define a quantity in the terms of another quantity which can be measured. क्योंकि मोमेंटम को मेजर करा जा सकता है, इस वजह से हम फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं एग्जैक्टली. दो किस्म की फोर्सेस बोले हमने, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस. उसी क्षण की, उसी पल की, उसी इंस्टेंट की फोर्स निकालनी है, तब हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस फोर्स. कैसे लिखेंगे? dp by dt. एक टाइम इंटरवल में निकालनी है, सो दैट्स इक्वल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t. So the idea is not just change in momentum, it's a change in momentum in a defined amount of time. मोमेंटम चेंज ज्यादा है और टाइम का अमाउंट कम है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. F इक्वल टू dp अपॉन dt. And the force arises because of the two variables. One is the velocity, second is the mass. It is possible that the mass does not change but the velocity change, yet we have a force. It is possible the reverse way also. So both the cases have been discussed here. If the mass is constant, still we have a force. If the velocity is constant, we still have a force. The only possibility is that if the mass is also constant and the velocity is also constant, in that condition dm upon dt is also 0 and the dv upon dt is also 0. So there isn't any change in momentum, na mass की वजह से ना velocity की वजह से, and therefore there must not be any force applied on the object. इसका मतलब फोर्स दो तरीके के चेंजेस प्रोड्यूस कर सकता है, या तो मास या तो फिर वेलोसिटी. That's what we read in the today's lecture. We migrated into the article of the inertia, and from the inertia we jumped onto the momentum, and we learned that these terms, the inertia and the momentum, are essential terms, quintessential बोलेंगे, very much essential for understanding the Newton's first law and the second law.
सेकेंड लॉ इज अ वास्ट लॉ. फर्स्ट लॉ टाइनी था क्योंकि एक टाइनी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, इनर्शिया पे. सोचने में इनर्शिया बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट वी हैव द ऑल्टर वेज टू डील विद इट. मोमेंटम एक ऑल्टर वे है जिससे हम इनर्शिया के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं. एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड डज नॉट हैपन स्लो. सबको धीरे नहीं होता है. जस्ट लाइक किकिंग ऑफ द फुटबॉल, द डिफ्लेक्शन ऑफ द बॉल बाय अ बैट. चुटकी बजाना, स्विच ऑन द लाइट, उजाला हो गया. These are some fast actions, quick actions, sudden actions. This sudden behavior of force, क्या बोल रहा हूं मैं? The sudden behavior of force is introduced as a new article, which we'll be dealing in the next lecture. The sudden behavior of the force is supposed to be defined as a termed impulse. बहुत ही impulsive बंदा है. क्या बोला? बहुत ही impulsive आदमी है. बात बात पे गुस्सा करता है, तुरंत गुस्सा आ जाता है. क्या बोला? क्या पकड़ा आपने? तुरंत. सडनली गुस्सा, ना सोचता है ना समझता है, बट इमीडिएटली गुस्सा कर देता है. सो इज अ वेरी इंपल्सिव पर्सन. व्हाट्स एन इंपल्स? इट्स एन इफेक्ट ऑफ फोर्स. इट्स अ सडन इफेक्ट ऑफ फोर्स. मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको यह समझाया था कि जो फोर्स होती है दैट्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. ऐसे होती है. इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम. ऐसे लिख दिया, इज फोर्स इनटू टाइम. चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम. अब जितना मोमेंटम चेंज होना होगा, एग्जांपल भी दिया था मैंने. मान लो गाड़ी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और आपने ब्रेक करके उसको 0 किलोमीटर पर आवर पे लेकर आना है. आपके पास दो तरीके हैं. या तो आप क्या करो, आप टाइम को कर दो स्लो, या आप टाइम को कर दो ज्यादा. मतलब आप ज्यादा समय लगाओ, मस्ती से आराम आराम से गाड़ी को रोको. तो आपने डेल्टा डी क्या कर दिया? ज्यादा. तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम. कम ब्रेक लगानी पड़ेगी, कम फोर्स लगाना पड़ेगा. सो द फोर्स विल बी लेसर. इस फॉर्मूले को भी ओबे करता है. देखो, डेल्टा डी अगर ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी. सही है कि नहीं? अब आपने झटके से फोर्स लगा दी, मतलब समय कम लगा, तो आपको जोर से फोर्स लगानी पड़ेगी, मतलब फोर्स को ज्यादा लगाना पड़ेगा. यह भी सही है. इसी से देखो, एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा डी है. डेल्टा डी आपने कम कर दिया, समय कम लगाया, सडन एक्शन करा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगी. स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगी. व्हाट डू वी लर्न? दैट द फोर्स एंड द टाइम हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप. फॉर व्हाट? फॉर कीपिंग द चेंज इन मोमेंटम टू बी सेम. आपका टास्क सेम है, 80 किलोमीटर पर आवर से 0 किलोमीटर पर आवर लेकर आना है, तो टास्क सेम है. द चेंज इन मोमेंटम इज सेम, बट एज यू इन्वेस्ट द टाइम, जितना टाइम लगाओगे उस हिसाब से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिफाइन होगा. तो अगर माय डियर आपने समय कम लगाया, उस आइडिया को इंपल्स बोलते. आपने समय कम लगाया तो सडन इफेक्ट आया. आपका कॉन्टैक्ट टाइम कम आया, बॉल को गिराया, बॉल गई नीचे, ग्राउंड से कॉन्टैक्ट में आई, झटके से ऊपर आ गई, सडनली कम्स अप. द कॉन्टैक्ट टाइम विद द ग्राउंड वाज नेग्लिजिबल. इट्स एन इंपल्स इवेंट. बॉल दीवार पे मारी, फट वापस आ गई, दीवार के साथ कॉन्टैक्ट टाइम नेग्लिजिबल, पर उतना काफी था, दीवार ने उसके डायरेक्शन को बदल दिया, तो उसका मोमेंटम चेंज हो गया. पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो गया. सो फोर्स लगी कैसी? इंपल्सिव. इट्स एन इफेक्ट ऑफ फोर्स. A large effect of force in a small amount of time is defined as an impulse. The kicking of the football, the deflection of the ball by the bat, the change in direction of the ball by a wall or by the ground are the few examples of an impulse. Every sports which we play require impulsive actions. So you're going to deal with the impulse as an article in the next lecture. That will be the part of the next lecture. That was the article for today. Hope you enjoyed it. Hope you learned a lot of things today. At a slow pace, of course, about the inertia, about the momentum. We had to introduce it and explain it and seal it in the form of the first law and the second law. And we are just leaving the article with another new quantity, that is impulse. Impulse is nothing but a sudden effect of force. So suddenly let's move out and let's meet in the next lecture. Have a nice day. Bye.